अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात उस युद्ध की जिसमें भारतीय फौज ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया था। हम बात कर रहे हैं 1999 में लड़े गए करगिल वॉर की। अब से कुछ घंटों बाद देश भर में 24वां करगिल दिवस मनाया जाएगा, जिसमें करगिल के शहीदों को याद किया जाएगा। करगिल वॉर मेमोरियल पर भी विजय दिवस को मनाने की सभी तैयारियां सेना की ओर से पूरी कर ली गई हैं। विजय दिवस के जरिए ही देश के वीरों की कहानी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर साल 26 जुलाई को यह दिन मनाया जाता है। इस विजय दिवस के कुछ हीरोज से भी हम आपको मिलवाएंगे और उनकी जबानी सुनाएंगे पाकिस्तान के पिटने की कहानी। लेकिन पहले रिपोर्ट। लद्दाख की पहाड़ियों पर मौजूद नेशनल वॉर मेमोरियल की ये तैयारियां राष्ट्र उत्सव की हैं। ये जश्न 24वें करगिल विजय दिवस का है, देश के स्वाभिमान का है, देश के अभिमान का है। देश 24वीं सालगिरह करगिल युद्ध की विजय की मना रहा है। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन उसकी तैयारियां यहां करगिल द्रास में कुछ महीने पहले ही शुरू हो जाती हैं। यहां तक कि जहां पर मैं ये खड़ा हूं, ये मेरे पीछे जो हैं कुछ निशान है उस युद्ध के जो 3 मई 1999 को शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 24 साल पहले उसी दिन को जो है समाप्त हुआ था, जब भारतीय सेना ने करगिल युद्ध में विजय की घोषणा की थी। चौबीस बरस पहले पड़ोसी पाकिस्तान के नापाक इरादों पर हिंदुस्तान के शौर्य और साहस की कालजयी कहानियां लिखी गई, जिसे आज भी लद्दाख में मौजूद करगिल की पहाड़ियों पर सुना जा सकता है। उन्नीस 1999 में हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी साजिशों का न केवल भांडाफोड़ हुआ, बल्कि उसे मुंह की भी खानी पड़ी। 1971 के बाद ये पहला मौका था जब पाकिस्तान अपनी फौज के साथ हिंदुस्तान से खुली जंग लड़ने करगिल में उतरा। फरवरी 1999 में दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने के लिहाज से लाहौर समझौता हुआ। समझौते के महज 3 महीने के भीतर पाकिस्तान ने करगिल सेक्टर में अपनी फौज और आतंकियों के सहारे घुसपैठ शुरू कर दी। पहले तो पाकिस्तान ने फौज के शामिल होने से इनकार किया, लेकिन भारतीय सेना के जवाब और दस्तावेजों को बतौर सबूत पेश करने के बाद उसने माना कि जंग में उसकी फौज शामिल है। ये जो पूरा इलाका ये पहाड़ का है, यहाँ पर ये तोलोलिंग की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर पाकिस्तानी फौज घुस आई थी, और इसके ऊपर जितने भी ये माउंटेन टॉप्स हैं, जो पहाड़ी ऊंचे दर्रे हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने इस तरह के बैंकर जो यहाँ पर कुछ कैप्चर किए गए हैं भारतीय सेना की तरफ से, इस तरह के बैंकर जो हैं सर्दियों के दौरान 99 के जाड़े के मौसम के दौरान इस तरह के फैब्रिकेटेड बैंकर्स को इन चोटियों पर पहुंचाया और उनमें घुसपैठिए जो है पाकिस्तानी सेना के, वो उनमें बैठ के वहाँ पर बैठे रहे। जबकि भारतीय और पाकिस्तानी सेना की तब तक ये एक सहमति बनी हुई थी कि सर्दियों के दौरान, क्योंकि यहाँ -50-60 डिग्री तक तापमान सर्दियों के मौसम के दौरान जाता है, तो दोनों देशों की सेनाएं जो हैं इस पूरे इलाके को खाली छोड़ती थी। लेकिन विश्वासघात कहीं न कहीं पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया गया और उस गैर मौजूदगी जो भारतीय सेना की थी उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इस तरह के पोस्ट्स जो हैं इन पहाड़ों पर लाए और उनमें 4 से लेकर 6 पाकिस्तानी सेना के लोग रहने लगे। पाकिस्तान की इस हरकत के जवाब में भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। 18,000 फीट की ऊंचाई पर हुई ये जंग 60 दिनों तक चली, जिसमें भारतीय सेना के साथ वायुसेना ने भी मोर्चा संभाला। दोनों तरफ से हुए हमले से पाकिस्तानी फौज संभल नहीं पाई। पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने टोलोलिंग, टाइगर हिल और पॉइंट 4875 समेत अन्य अहम चोटियों पर दोबारा कब्जा कर लिया।
26 जुलाई को ऑपरेशन विजय पूरा होने के साथ ही करगिल विजय की घोषणा की गई। ये टाइगर हिल है, इस पर सबसे ज्यादा भीषण करगिल युद्ध की लड़ाई हुई थी जो कई दिन तक चली थी और 26 जुलाई 1999 को बिल आखिर पाकिस्तानी सेना को भारतीय इलाका छोड़ना पड़ा। उनको यहाँ से इन घुसपैठियों को यहाँ से निकाला गया और भारतीय सेना ने युद्ध में विजय की घोषणा की। इस जंग के दौरान देश के 500 से ज्यादा सेना के जवानों ने अपनी शहादत दी। अपने अदम्य साहस और शौर्य से कर्तव्य की वेदी पर बलिदान हो गए। जबकि 1000 से ज्यादा जवान जख्मी हुए, लेकिन उन्होंने देश का मान झुकने नहीं दिया। हिंदुस्तान ने अपने रणबांकुरों और भारत माता के सपूतों को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। आज भी सेना और देश करगिल की इन्हीं पहाड़ियों की गोद में अपने जांबाजों को याद करता है, उन्हें सलाम करता है। द्रास करगिल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। करगिल विजय दिवस को लेकर द्रास की पहाड़ियों के करीब बने नेशनल वॉर मेमोरियल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस जंग में शहीद होने वाले न केवल जवानों को याद किया गया बल्कि युद्ध के दौरान किस तरह भारत के जांबाजों ने विपरीत परिस्थितियों में भी दुश्मन को न केवल शिकस्त दी बल्कि उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। 24 बरस बाद भी इस जंग की यादें लोगों के जहन में ताजा हैं। फिर चाहे वो इस जंग में शहीद जवान हो या फिर उन जवानों और अधिकारियों का परिवार हो जिन्होंने अपनों की शहादत दी। भले ही ये लम्हा देश के जश्न का हो, लेकिन यादों में आज भी अपनों की कुर्बानी की कसक है, किससे भी है। आज कारगिल युद्ध के उसी मैदान में हूँ जहाँ मैंने आज से 24 साल पहले लड़ाई लड़ी थी। मेरा ये वो हाथ है जो फर्स्ट विक्ट्री ऑफ कारगिल वार के अंदर उस पहाड़ी पर तोलोलिंग टॉप पे मैंने फहराया था। 24 साल के बाद मैं आज आई हूँ, टाइगर देखा है मैंने, जब की आई हूँ तब की रो रही हूँ कि सोच रही हूँ कि कितनी मुश्किल करने मेरे बेटे ने टाइगर पर पहुंचा होगा, कितनी मुश्किलें का सामना से। 4 जुलाई की रात को पूरी रात उन्हें जो उन्होंने देश को दिया, जो उन्होंने जेनरेशंस को दिया इंस्पिरेशन, जो दे पाना बड़ा मुश्किल है। लोग जब इस दुनिया से जाते हैं वैसे भी कोई कुछ लेके नहीं जाता, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो कुछ दे के गए हैं। जब भी मैं देखता हूँ, चाहे मैं अपने बचपन को देखता हूँ उनके साथ, चाहे मैं उनके उस टेन्योर को देखता हूँ जब वो कारगिल में युद्ध लड़ रहे थे, तो मुझे ऐसे लगता है ये कल की बात है, क्योंकि आई डोंट थिंक इन द लास्ट 24 ईयर्स ऐसा कोई दिन होगा जहाँ पे वी डोंट रिमेम्बर हिम। सेना के टाइगर डिवीजन के पर्वतारोहियों की एक टीम ने करगिल विजय दिवस समारोह को मनाने के लिए रिकॉर्ड 7 दिनों में 7077 मीटर ऊंचे माउंट कुन पर तिरंगा फहराकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह यात्रा 8 जुलाई को शुरू हुई, जब 19 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल राजेश सेठी ने बारामुल्ला से टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया। 11 जुलाई को बेस कैंप से रवाना होकर पर्वतारोहियों ने 18 जुलाई को सुबह 11:40 पर माउंट कुन पर चढ़कर परचम लहराया। इतना ही नहीं, इन जवानों ने यहां योग कर तंदुरुस्त रहने का संदेश भी दिया। और वहीं दूसरी तरफ करगिल विजय दिवस की 24वीं सालगिरह मनाने के लिए 25 महिला बाइकर्स का दल भी अपने आखिरी पड़ाव के करीब पहुंच चुका है। सोमवार को श्रीनगर से द्रास के लिए वीरांगनाएं रवाना हुई। रैली का आखिरी पड़ाव श्रीनगर से 140 किलोमीटर दूर लद्दाख का द्रास है, जहां 26 जुलाई को 1999 करगिल वॉर के शहीदों को महिला बाइकर्स श्रद्धांजलि देंगी। दुश्मन हमको न भूले और उसे ऐसा सबक सिखाया। करगिल में हिंदुस्तान ने जिस अंदाज में जीत दर्ज की और इस युद्ध में भारत के परचम को जिस हौसले, हिम्मत, जोश और जुनून के बूते भारत मां के सपूतों ने बुलंद किया, वो यकीनन नई पीढ़ियों के लिए किसी सबक की तरह है। इनमें से कई जवानों और अधिकारियों को सेना के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। इन्हीं में से एक हैं सूबेदार मेजर संजय कुमार, जिन्हें सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जा चुका है। हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार का सम्मान किया गया और ये सम्मान उन्हें हवाई यात्रा के दौरान दिया गया। Gentlemen, I'm the Captain Edsel today, and today my first officer Gurneet, me along with my lead Shruti, like to welcome you aboard flight 202 to Pune. Today we're going to be departing off the westerly runway from here, thereafter turning right, and it's 50 minutes flying time to Pune. Not expecting too much weather along the route.
The reason I'm standing before you here today is because we have a very special person with us on board today. We have a Paramveer Chakra awardee that is with us, Sir Sanjay Kumar ji, seated on one crowd. For those of you who don't know what this award is, this award is being given only to 21 people in Indian history so far. It is for the highest gallantry and bravery award given during wartime. A short brief, if you don't mind, sir. Right. So on July 4th, 1999, as a member of the 13th Battalion of Jammu Kashmir Rifles, he was leading a scout team tasked to capturing area Flat Top. During the Kargil War, and this was held by Pakistani troops at the time, he realized the importance of having to capture this area, and because there was a bunker on top of it that was pinning them down, he alone crawled around the ledge to the back and then charged the bunker from behind. At that time, he took 2 bullets to the chest and 1 in his forearm, but still managed to enter the bunker and in hand-to-hand combat overpowered the Pakistani troops at the time. Later on, he took their automatic machine gun that was there and went down to the second bunker where he also killed the troops, thus securing area Flat Top that was one of the prime important strategic places. So we'd like to thank you for your service first of all, and we are very proud to have you on board today. It's a small token from us to you, sir. आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा के 24 दिन पूरे हो चुके हैं। यात्रा में जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या अब तक सामने आई है, माना जा रहा है कि यात्रा अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। महज 24 दिन में इस यात्रा में अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने शिरकत की, जबकि अभी जुलाई महीने में 1 हफ्ता और पूरा अगस्त का महीना बाकी है। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या और उनका जोश बताने के लिए काफी है। इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले उनके भक्त नए रिकॉर्ड बनाएंगे। महीना सावन का है, जुबां पर जयकारा भोलेनाथ का, हृदय में उमंग शिव भक्ति की और अभिलाषा बाबा बर्फानी के दर्शन की। शिव शंभो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। कतारों में लगे इन युवाओं के चेहरे पर एक मुस्कुराहट पसरी हुई है, जिसमें अमरनाथ यात्रा का उत्साह है, भोले की भक्ति का भाव है और जीवन की कामनाओं की पूर्ति का वो लगाव है जो इन्हें यहाँ तक खींच लाया है। बालटाल हेलीपैड के बाहर कतारों में लगे इन श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं। ये संख्या इतनी है कि इस साल यात्रा ने एक रिकॉर्ड बना लिया है। ये रिकॉर्ड है आस्था के उमड़े मेले में भोले के भक्तों का। जब से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है, 24 दिनों में श्रद्धा और श्रद्धालुओं ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। बताया जा रहा है कि 24 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन करने वालों का आंकड़ा 3 लाख की संख्या को पार कर गया। अभी ये यात्रा अगले 30 दिनों तक जारी रहने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार की यात्रा एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। इस साल की अमरनाथ यात्रा में 24 दिन बीत चुके हैं और करीब 3.5 लाख श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी भी 1 महीने से भी ज्यादा समय अमरनाथ यात्रा में बचा है। उस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि अब की बार अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या जो है वो एक रिकॉर्ड तादाद बनाएगी। कई सारे श्रद्धालु जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह सुबह सुबह यहाँ बालटल में हेलीपैड के बाहर कतारों में लग जाते हैं और अमरनाथ यात्रा के लिए उत्सुक है। जाहिर है कुछ यात्रियों से भी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए। गौतम। कहाँ से हैं आप? हरियाणा सोनीपत से। सोनीपत से। तो पहली बार अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, इससे पहले भी गए थे? पहली बार जा रहे हैं। हाँ जी। तो हेलीकॉप्टर से ही जाना क्यों पसंद ये किया? एक तरफ से हेलीकॉप्टर से, बाकी पैदल जाएंगे वापसी में। तो अभी तक जो यात्रा चल रही है, आपको क्या इनपुट मिल रहा है? आप कितना उत्साह है, कितनी खुशी है कि अमरनाथ? बहुत खुशी है जी।
ये आंकड़ा इसलिए भी अहम हो जाता है कि 2022 में अमरनाथ यात्रा जो कि 43 दिन तक चली थी, उसमें कुल 3,65,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो यकीनन श्रद्धालुओं की ये संख्या इस साल के लिहाज से बड़ी मानी जा सकती है। वैसे इसकी वजह एक और है। फिलहाल यात्रियों के लिए मौसम अभी अनुकूल बना हुआ है। इस बार हाईवे बंद होने और खराब मौसम से यात्रा पर कोई बड़ा असर अभी तक नहीं पड़ा है। अमरनाथ यात्रा इस वर्ष देश के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अब तक अमरनाथ की पवित्र गुफा में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों में अमेरिका के 2 नागरिक, 1 यूक्रेनी महिला, 45 नेपाली नागरिकों का एक समूह शामिल है। 1 जुलाई से शुरू हुई ये यात्रा 31 अगस्त को खत्म होगी। वैसे यात्रा में श्रद्धालुओं के अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो आंकड़ों के अनुसार 2011 में सबसे ज्यादा 6,36,000 और 2012 में 6,20,000 भक्त पवित्र गुफा के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अब की बार जिस अंदाज से अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे, उसके चलते जो हैं देश भर के श्रद्धालुओं में अमरनाथ यात्रा को लेकर उत्साह बना हुआ है। अशरफानी, बालटाल, आज तक। और अब एक ऐसी खबर जिसके बारे में जानना हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल हमारे देश में हर साल लाखों लोग अलग अलग कारणों की वजह से सड़क हादसों का शिकार होते हैं, अपनी जान गंवा बैठते हैं। इनमें से एक प्रमुख कारण है गाड़ी चलाते वक्त नींद आना। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी CRRI की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40% सड़क दुर्घटनाओं के लिए बिना नींद पूरी किए ड्राइवर जिम्मेदार होते हैं। लिहाजा ऐसे हादसों को रोकने के लिए भारतीय सेना के कर्नल कुलदीप यादव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक खास उपकरण बनाया है जो कि रोड एक्सीडेंट रोकने में मदद करेगा। और इस डिवाइस को बनाने का आइडिया कर्नल कुलदीप यादव को तब आया जब वो नॉर्थ ईस्ट में मिलिट्री यूनिट कमांड कर रहे थे, जहां सेना मिलिट्री व्हीकल काफी इस्तेमाल करती है। यहां पहाड़ी रास्तों पर लंबी दूरी तय करनी होती है। ऐसे लंबे वक्त तक ड्राइविंग करने से कई बार ड्राइवर को थकान की वजह से झपकी आने लगती है। इससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है और इसी खतरे से बचने के लिए ये डिवाइस तैयार की गई है। इंडियन आर्मी की ओर से ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी भी दी गई। इस एक्सीडेंट प्रिवेंशन डिवाइस को सेना के रिसर्च और डेवलपमेंट संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इस उपकरण को गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगाया जा सकेगा, जो कि गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर की आंखों पर नजर रखता है और झपकी आने पर तेज अलार्म बजाकर उसे अलर्ट कर देता है। सेना के मुताबिक इस डिवाइस की टेस्टिंग पहाड़, रेगिस्तान और हाईवे पर अलग अलग हालात में की गई है, जिसमें ये पूरी तरह से सफल रहा है। परीक्षण किए जाने के बाद इसे भारतीय सेना के वाहनों में तेजी से लगाया जा रहा है ताकि रोड एक्सीडेंट से बचाया जा सके। इस उपकरण को बनाने वाले कर्नल कुलदीप यादव ने इसके पेटेंट के लिए साल 2021 में आवेदन किया था, लेकिन करीब 2 साल बाद अब जाकर पेटेंट सर्टिफिकेट मिल पाया है। खास बात यह है कि AI बेस्ड इस एक्सीडेंट प्रिवेंशन डिवाइस को किसी भी गाड़ी में आसानी से लगाया जा सकता है और इसकी सिविल इस्तेमाल भी इसका किया जा सकता है। और यही वजह है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने अपनी स्टेट ट्रांसपोर्ट बसों में इस डिवाइस का ट्रायल किया है, जो कि सफल रहा है, जिसके बाद कई और राज्य अपनी बसों में इसके इस्तेमाल करने पर विचार अभी कर रहे हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे ट्रक्स एंड कार्स में लगेगी एंड थ्रू AI ये हमारे ड्राइवर्स को मदद कर सकती है कि हम एक्सीडेंट प्रिवेंट कैसे करें। इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी में ये बहुत सिंपल है। इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी में डेटा लिया जाता है, AI डेटा लेता है अलग अलग सोर्सेज से, चाहे वो आपके सेंसर्स हों, चाहे कैमराज हों, चाहे एल्गोरिदम हो, अलग अलग सोर्सेज से डेटा लिया जाता है और ये आपकी रियल टाइम डेटा को एनालाइज करता है। रियल टाइम डेटा का मतलब ये है आपके आसपास जो सराउंडिंग्स में हो रहा है, ड्राइवर बिहेव कैसा कर रहा है, तो उन सारे डेटा को लेते हुए ये आपको अलर्ट करता है। ये आपको विजुअली अलर्ट कर सकता है, ये आपको ऑडियो के थ्रू अलर्ट कर सकता है और समटाइम्स अगर आपकी सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो जाए तो ये पूरा का पूरा कंट्रोल भी गाड़ी के ऊपर ले सकता है। कहने का मतलब है जो बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ होते हैं क्योंकि वो देर रात या बहुत ही खराब मौसम में गाड़ी चलाते हैं, वो चीजें अब बच सकती हैं। तो बहुत ही अननेसेसरी एक्सीडेंट से बचा जा सकता है।
देश में सड़क दुर्घटनाएं हर साल बढ़ रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल करीब 1.5 लाख से अधिक लोग रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और मारे जाते हैं। वहीं लाखों लोगों को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में कुल 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 1,53,972 लोगों की जान गई और इस दौरान 3,84,448 लोग घायल हुए हैं। और मंत्रालय की इसी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि साल 2021 में 16,397 लोगों की मौत सीट बेल्ट नहीं लगाने से हुई है, जिनमें से 8,438 चालक थे, जबकि बाकी मरने वालों में 7,959 यात्री शामिल थे। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक 57% से अधिक ट्रक दुर्घटनाएं ड्राइवर के सो जाने की वजह से हुई है। और यही वजह है कि सरकार इन सड़क हादसों को रोकने के लिए लगातार कदम उठा रही है। एक दिन पहले ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक बार फिर से तकनीक का इस्तेमाल कर सड़क हादसों पर रोक लगाने की बात कही है। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की करीब इसमें मौत होती है, 3 लाख लोग इंज्योर्स हो जाते हैं। पर डे 1130 एक्सीडेंट और 422 डेथ्स। और इसलिए ये बहुत ही सीरियस विषय है कि जिसका सोल्यूशन हमको निकालना अति आवश्यक है। देश में ऐसे भी देश है कि जहां 0% एक्सीडेंट है, एक समय वहां भी होते थे। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें सबको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि इसमें हम डेथ्स कैसे कम करेंगे, एक्सीडेंट कैसे कम करेंगे। ये जो अनेक उपाय है, जिसमें कुछ जगह फ्यूचरिस्टिक जैसे टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सॉल्यूशन निकालने होंगे, और सभी स्टेक होल्डर पर वी नीड टू क्रिएट कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। और बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसके कारण ठीक से नहीं हो रहा है, उसको पब्लिक तक उसको पहुंचाना पड़ेगा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।